एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी उनके पास उनके मंत्री मानसिंह जी आते हैं और कहते हैं कि ईरान से एक व्यापारी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें एक शिकायत है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाया जाए। तभी वह व्यापारी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह कहते हैं, हमने सुना है कि आप ईरान से आए हैं, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। व्यापारी कहता है, माफ कीजिए, मैं यहाँ पर पहली बार आया, पर यहाँ आकर मैं तो बर्बाद हो गया। बादशाह ने कहा, क्या आप अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी व्यापारी मोलभाव करने में माहिर होते हैं। व्यापारी ने कहा, नहीं हुजूर, समस्या यह नहीं है। जब मैं ईरान से आ रहा था तभी सफर के दौरान मेरी मुलाकात एक हिंदुस्तान व्यापारी से हुई। उसने मुझे मेरा सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वह ईरान से अपना सारा सामान बेचकर लौट रहा था। जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस लौट आने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह सामान उसका है और मेरे पास अब जो भी सामान है बस उसे ही बेचकर वापस लौट पाऊंगा। अगर मुझे मेरा सामान वापस नहीं मिलता मैं कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा। बादशाह ने कहा, अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। और घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए, कौन है वह व्यापारी? आप जानते हैं कहाँ रहता है वह? ईरानी व्यापारी शमशेर सिंह कहता है, जी मैं जानता हूँ, उसका नाम दिलावर है और मुझे उसका पता भी ध्यान है। बादशाह ने अपने सैनिकों को दिलावर को पेश करने का आदेश दिया। व्यापारी दिलावर दरबार में पेश हुआ। बादशाह ने उससे पूछा, बताओ दिलावर, क्या तुम इस व्यापारी को जानते हो? दिलावर ने कहा, जी हुजूर से जानता हूँ, यह शमशेर सिंह है, यह ईरान के व्यापारी हैं। बादशाह ने पूछा, अच्छा तो यह बताओ तुमने इसके साथ धोखाधड़ी क्यों की? दिलावर ने कहा, हुजूर माफ कीजिए, पर यह सच नहीं है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, वह सामान मेरा अपना है। जब मैं हिंदुस्तान आ रहा था तब इसने मेरे साथ आने की गुजारिश की, तब मैंने सोचा इन्हें आपने साथ में ले चलता हूँ। ईरान के व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं, यह झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने कहा था कि मैं अपना सारा धन जुए में हार चुका हूं और मुझे अपने गधे पर सामान रखने की कहते हुए इसने कहा कि इससे मेरी बचत हो जाएगी और हिंदुस्तान वापस जाने के लिए पैसा भी मिल जाएगा। दिलावर ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ इसे अपने सफर में इसे साथ लिया था, यह सामान मेरा है। जब हम आगरा पहुंचे तो यह मुझे धमकाने लगा कि यदि मैंने मम्मी ने इसे पैसे नहीं दिए तो यह मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत कर देगा। बादशाह ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ। और फिर शमशेर सिंह से कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपने सामान को पहचान पाओगे, और अगर दिलावर सच बोल रहा है तुम अपने सामान की पहचान नहीं कर पाओगे। दिलावर ने कहा, नहीं हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में बहुत दिलचस्पी दिखाई, इसलिए मैंने अपना सारा सामान इसे दिखा दिया था। अगर आप इससे सामान पहचाने के लिए कहेंगे तो यह आसानी से पहचान लेगा। व्यापारी शमशेर सिंह ने कहा, नहीं होता, यह गलत कह रहा है, इसने मेरे सामान में रुचि दिखाई, इसलिए मैंने इसे अपना सारा सामान इसे दिखा दिया। और इस तरह दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। बहुत सोचने के बाद बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इसका हल निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं असली मुजरिम को पहचान सकता हूं, पर इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, हम तब तक इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे, मगर ध्यान रहे, अगर आप मुजरिम साबित हो गए हैं तो आपको हमारे यहाँ पर लंबे समय तक कैदी बनकर रहना होता। और दिलावर, तुम यह शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक कि यह मामला सुलझ नहीं जाता। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह बीरबल से कहते हैं, बीरबल, क्या तुमने शमशेर सिंह का मामला सुलझा लिया है? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, शाबाश, तो आप मुझे तुरंत बताओ कौन झूठा है।
बीरबल ने कहा, दिलावर सिंह झूठ बोल रहा है, वह बेईमान है। बादशाह ने कहा, हमें तो लग रहा था दिलावर सच बोल रहा हूँ, आखिरकार वह आगरा का व्यापारी है, उसकी अपनी दुकान है, तो वह भला क्यों ऐसा करेगा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? आखिर तुम्हें यह पता कैसे चला? बीरबल ने कहा, हुजूर कल शाम की बात है, मैं और मान सिंह जी दिलावर की दुकान पर गए थे। उसके नौकर को दुकान से जाते हुए देख हमने उसका ढाबे तक पीछा किया। हम भी वह जाकर बैठ गए। मैंने उस ढाबे वाले से कहा कि मैं जयपुर का एक व्यापारी हूं, हमें यहाँ पर ईरानी कारीगरी का सामान खरीदना है, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या बता सकते हैं कि यह मुझे कहाँ मिल सकता है? तभी उसके नौकर ने कहा, माफ कीजिए, मैंने अभी आपको ईरानी सामान के संबंध के बारे में कुछ पूछते हुए सुनाओ। बीरबल ने कहा, जी हाँ बताइए। नौकर ने कहा, मेरा नाम सुखीराम है और मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ जिनका नाम दिलावर है। हाल ही में ही वे ईरान से काफी अच्छा सामान लेकर लौटे हैं। बीरबल ने कहा, क्या आप हमें वह सामान अभी दिखा सकते हैं? नौकर ने कहा, जरूर, आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर बीरबल और मानसिंह दोनों नौकर के साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचने के बाद नौकर ने बीरबल और मानसिंह को एक जगह पर बैठाया। कहा, मैं अपने मालिक को बुलाकर लाता हूं। अंदर जाकर वह दिलावर को बताता है कि उसे ढाबे पर एक व्यापारी मिला था, वह ईरानी सामान खरीदना चाहता है। अपने नौकर की बात सुनकर दिलावर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि उसे जल्दी अंदर बुलाओ। उसने अपने नौकर से सारा सामान मंगाया और उन दोनों को दिखाया। सारा सामान देखने के बाद मैंने पूछा, इस पूरे सामान का क्या लेंगे? दिलावर ने पूरे सामान का 1000 अशर्फियां मांगी। बीरबल ने कहा, हम दोनों को नहीं लगता यह सामान बेहतरीन है, हमने इससे भी बढ़िया सामान देखा है, हम इसके केवल 500 अशर्फिया दे सकते हैं। सामान को कुछ और बारीकी से देखने के बाद बीरबल ने कहा कि मेरे मित्र को इस सामान में कुछ और खराबी नजर आ रही है, इसलिए हम इसका केवल 300 अशर्फिया ही देंगे। दिलावर ने कहा, ठीक है, मैं 300 अशर्फिया में आपको पूरा सामान दे दूंगा। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, सौदा पक्का। हम कल सुबह पैसों के साथ आएंगे और पूरा सामान ले जाएंगे। पूरी बात बादशाह को बताने के बाद उन्होंने पूछा कि इससे दिलावर कैसे झूठा साबित हुआ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कोई व्यापारी इतना जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा या फिर कम कीमत लेने को इतना जल्दी कैसे राजी होगा? मैं तभी समझ गया कि यह सामान दिलावर का नहीं है। तभी वह कोई भी कीमत लेने को तैयार हो गया। जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, तो उसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर सारा सच जान लिया और उसका नौकर भी दरबार में दिलावर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। बादशाह ने इसके बाद शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश करने का आदेश दिए। बादशाह ने कहा, दिलावर सिंह, हम तुम्हें 1 साल की सजा सुनाते हैं और शमशेर सिंह को परेशान करने के लिए तुम्हें इसे 500 अशर्फियां अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। शमशेर सिंह ने बीरबल और बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपने देश को लौट गया। एक बार बादशाह अकबर अपने कक्ष में बैठे हुए अपनी बेगम से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में उनकी बेगम ने कहा कि हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते हुए देखा है। इस पर बादशाह ने कहा कि हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सारे वजीरों में बीरबल सबसे होशियार है। इस पर भी उनकी बेगम ने कहा कि मानसिंह भी होशियार है, लेकिन आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि वह हमारे भाई हैं। बादशाह ने कहा कि एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है और हमारे दरबार में ऐसे वजीर है बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, लेकिन ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है। इस पर उनकी बेगम ने कहा कि यह आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं?
उन्होंने आगे कहा कि अगर एक मौका मिले तो मानसिंह भी बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल के बराबर होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे और हमें यह भी यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मानसिंह दोनों को भी कल ईरान के लिए रवाना होने के लिए कहेंगे। उनकी बेगम ने पूछा कि आप उन्हें ईरान क्यों भेज रहे हैं। बादशाह कहते हैं कि उनके आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल और मानसिंह दोनों को सभा में बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे फिर भी देना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। मानसिंह कहते हैं, हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों आपका मान जरूर रखेंगे। बीरबल ने पूछा कि हमें कब निकलना होगा हुजूर। बादशाह अकबर ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोनों आज ही निकल जाएं और शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटे। उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया और अगले दिन वह दोनों ईरान के लिए निकल पड़े। ईरान पहुंचने पर उन दोनों ने शाह ईरान के सामने स्वयं का परिचय दिया और बताया कि हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। शाह ने भी उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। शाह ने बताया कि वह दोनों को पहले से ही जानते हैं। तभी मानसिंह कहते हैं कि हुजूर, हम बादशाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम लाए हैं। शाह को बादशाह का पैगाम पढ़कर बहुत ही आश्चर्य होता है और अपने मंत्री से कहते हैं कि मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। बादशाह यह चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। वह अपने मंत्री से सलाह मांगते हैं। उनका मंत्री कहता है कि बादशाह सलामत ने यह पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनकी बात माननी चाहिए। शाह कहते हैं कि हम उनका गुनाह जाने बिना इन्हें सजा कैसे दे सकते हैं और उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर क्या भेजा गया है। शाह के मंत्री कहते हैं कि हुजूर, जरूर कोई कारण होगा, इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपने देश में सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि यह दोनों ही है अपने देश में बहुत मशहूर है। मंत्री की बात सुनकर शाह ने कहा कि शायद आप सही कह रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हमेशा शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह मानसिंह और बीरबल को बंदी बना ले और यह घोषणा की कि इन दोनों को कल सुबह फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मानसिंह यह सब सुनकर हक्के बक्के रह गए और शाह से पूछने लगे कि हुजूर, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? शाह कहते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि क्या पहले से ही अपने गुनाहों से वाकिफ हैं और यह हमारी नहीं बल्कि आपके बादशाह की मर्जी है। मानसिंह ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। शाह कहते हैं कि अफसोस, गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं उससे में यही लिखा गया है। सा अपने सिपाहियों का आदेश देते हैं कि उन दोनों को ले जाएं। मानसिंह शाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। मानसिंह और बीरबल दोनों को कारागार में डाल दिया गया। मानसिंह बहुत ही बौखलाए हुए थे, उन्हें बस इसी बात का डर था कि कल उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, और वहीं दूसरी ओर बीरबल एकदम शांत थे। उन्होंने बीरबल से कहा कि हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। जब सजा सुनाई जा रही है तब भी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर बीरबल ने कहा कि शांत हो जाइए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। मानसिंह कहते हैं कि क्या कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हें पता भी है कल हमें फांसी लगने वाली है और तुम कहते हो कि कुछ नहीं होगा? बीरबल कहते हैं, धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे और वह भी जिंदा।
मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत हैं, ऐसा क्यों किया? मानसिंह ने कहा, बीरबल तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया? तुम्हें इस बात की फिक्र पड़ी है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके ढूंढने चाहिए। बीरबल ने पुनः अपनी बात दोहराई कि हम कल सुबह तक यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। मैं आपको जैसा कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। और बीरबल ने मानसिंह को एक युक्ति बताई। अगले दिन जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब बीरबल और मानसिंह बारी बारी से कहने लगे कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। एक बार बीरबल कहता कि मुझे फांसी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद मानसिंह कहता, नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी होनी चाहिए। यह क्रम कुछ देर चलता रहा और वे दोनों आपस में लड़ने लगे। यह सब देखकर शाह ने कहा, आप दोनों पागल हो गए हैं। क्या आप दोनों को डर नहीं लगता? अब दोनों ही मरने के लिए बेताब क्यों है? बीरबल ने कहा, डरना किस लिए हुजूर? ऐसे ही इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने के लिए तैयार हैं। शाह ने बड़े आश्चर्य से पूछा, किस तरह का इनाम? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे दरबार के राजपुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर जिसको पहले फांसी दी जाएगी वह अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में वह प्रधानमंत्री। शाह को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मानसिंह ने कहा, यह बिल्कुल सच है, हमारे राजपुरोहित कभी गलत साबित नहीं हुए। पहले मुझे फांसी पर लटका दीजिए हुजूर। शाह के मंत्री उनके कान में कहते हैं कि हुजूर, हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। शाह पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं? बादशाह को बिना नाराज किए उनका कहा कैसे टालें? मंत्री कहते हैं कि आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भिजवा सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा शहंशाह पर ही डाल दें। शाह ने अपने मंत्री से कहा, तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। यह कहते हुए शाह ने मानसिंह और बीरबल दोनों को आजाद कर दिया और कहा कि हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहां पनाह के पास लौट जाएं। दोनों ने शाह का अभिवादन किया और वहां से अपने देश के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह दोनों बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे, बादशाह ने उनका स्वागत किया और पूछा, कैसी रही आप दोनों की यात्रा? बीरबल ने कहा, अच्छी रही हुजूर। बादशाह ने कहा कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, अब हमें यह बताइए कि आपने उस समस्या का मुकाबला कैसे किया? तभी मानसिंह ने पूछा कि हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस समस्या में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? बादशाह ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। हम यह जाने के लिए बेचैन हैं कि आप दोनों वापस कैसे लौटे। मानसिंह ने बताया कि बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम दोनों जिंदा हैं, और मानसिंह ने बादशाह अकबर को पूरी घटना के बारे में बताया। बादशाह ने कहा कि हम माफी चाहते हैं कि हमने आपको इस मुसीबत में डाला, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वह पैगाम शाह ईरान को दिया जाता, आप दोनों को फांसी से बचाने के लिए। बादशाह ने बीरबल से कहा कि आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता, आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। रानी ने भी उनकी बहुत सराहना की। शहंशाह अकबर और बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपनी सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वे शहर के बाजार से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक कालीन की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कालीन थे। शहंशाह की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से कहा, चलो उस दुकान वाले से कालीन के बारे में पूछते हैं। दुकान पर जाकर उन्होंने एक कालीन पसंद किया और दुकान वाले से उसका कालीन का मूल्य पूछा। दुकान वाले ने एक अजीब सी भाषा में उन्हें जवाब दिया। दुकान वाले का उत्तर सुनकर अकबर और बीरबल दो ही चकित रह गए। शहंशाह ने बीरबल से पूछा कि यह आदमी क्या कह रहा है, यह कौन सी भाषा बोल रहा है?
बीरबल कहते हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बीरबल ने दुकान वाले से पूछा, हम कहना चाहते हैं कि आप यह नीला कालीन कितने में बेच रहे हैं? दुकान वाले ने वापस अजीब सी भाषा में जवाब दिया। शहंशाह कहते हैं, यह क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब रुकना बेकार है, चलो वापस। और वे दोनों दुकान से चले जाते हैं। अगले दिन जब बीरबल और शहंशाह शाही बाग में घूम रहे होते हैं, तब शहंशाह कहते हैं, बड़ी अजीब बात है कि हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही समझ ना आए। बीरबल ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करें जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। शहंशाह ने कहा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगले दिन शहंशाह ने अपने मंत्रियों को बाजार में जो घटना हुई उसके बारे में बताया। साथ ही साथ यह भी बताया कि हमने अपने दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का फैसला किया है जो कि बहुत सी भाषाओं का जानकार हो। शहंशाह ने यह जिम्मा मानसिंह जी को सौंपा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें। मानसिंह जी ने कहा, हुजूर, जैसी आपकी इच्छा, हम राज्य का नाम सबसे अच्छा बहुभाषी ढूंढ कर लाएंगे। और इसके लिए उन्होंने राज्य भर में ऐलान करवा दिया कि दरबार में एक शाही बहुभाषी की जरूरत है। कुछ दिन बाद मान सिंह जी ने एक बहुभाषी को ढूंढ लिया और उसे शहंशाह के सामने पेश किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूं और आपको इस काम के लिए मुझसे बेहतर व्यक्ति और कोई नहीं मिल सकता। बादशाह ने कहा, ठीक है, पर तुम यह बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी मातृभाषा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में बहुत से ज्ञानी लोग उपस्थित हैं और आदमी की जुबान ही उसकी असली पहचान होती है। क्या आपके दरबार में आपके सवाल का कोई जवाब दे सकता है? शहंशाह ने कहा, ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने के लिए कहेंगे। शहंशाह ने सबसे पहले मानसिंह जी को उस बहुभाषी की मातृभाषा पता करने के लिए कहा। उसके बाद एक एक करके सभी मंत्रियों ने उससे अपनी अपनी मातृभाषा में उससे बात की और उस बहुभाषी ने सभी से ऐसे जवाब दिया कि मानो सभी भाषाएं उसकी मातृभाषा हो। कोई भी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा पा रहा था। अंत में शहंशाह ने बीरबल से पूछा, क्या बीरबल, तुम इसकी मातृभाषा के बारे में पता नहीं करना चाहोगे? तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे आप एक दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारे उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसी रात जब वह बहुभाषी आदमी सो रहा था तब उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। इससे उसकी नींद खुल गई। आवाज बंद होने पर वह वापस सो गया, परंतु कुछ देर बाद वह आवाज वापस आई। फिर उसकी नींद खुल गई। ऐसा बहुत बार होने पर वह बहुभाषी आदमी खिड़की पर आया और अपनी मातृभाषा में आवाज करने वाले को जोर जोर से डांटने लगा। उसके बाद वह आवाज आना बंद हो गई। अगले दिन सभी लोग दरबार में उपस्थित थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर पता लगा लिया है? बीरबल ने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पता लगा लिया है। जहां पनाह, इस व्यक्ति की मातृभाषा बांग्ला है। यह सुनकर वह व्यक्ति भौचक्का रह गया। शहंशाह ने उससे पूछा कि क्या बीरबल सही कह रहे हैं? उसने कहा, जी हैं, वे सही कह रहे हैं। शहंशाह ने बीरबल की पूछा कि तुमने इसकी मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? बीरबल ने बताया कि कल रात जब ये सो रहे थे तो मैंने अपने नौकर को इनके कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। बहुत बार प्रयास करने के बाद ये बाहर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। डर, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब मैंने उन्हें बंगला में चिल्लाते हुए सुना तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैंने कल रात इनकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। यह सब सुनकर उस व्यक्ति और शहंशाह ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे।
ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमदीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमदीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। सभी दरबारी बीरबल का इंतजार कर रहे थे और राजा अकबर भी वहीं पर बैठे हुए थे। सभी दरबारी कहने लगे कि बीरबल जी को समय की बिल्कुल भी कदर नहीं है, वह अभी तक समय पर नहीं आए हैं, जबकि हमें बहुत ही अहम बात करनी थी। जब सभी दरबारी आपस में बात कर रहे थे, अकबर को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह अभी तक भी नहीं आए थे और उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा है। थोड़ी देर बाद ही बीरबल जी वहां पर आए। जैसे ही वह अकबर कहने लगे कि तुम्हें समय की कोई कदर नहीं है, यहाँ पर हम सभी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं बीरबल जी।
कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मुझे आने में काफी देर हो गई। मैं एक जगह पर रुक गया था और किसी गरीब आदमी की मदद करने लग गया था, इसी वजह से मुझे काफी देर हो गई। लेकिन एक दरबारी कहने लगा कि बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं। बीरबल जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद दरबार में इस बात को लेकर जरूर बात होगी, इसलिए मैं इस गरीब आदमी को साथ में लेकर आया हूँ। आप उससे खुद ही बात कर लीजिए। अकबर ने पूछा कि क्या तुम्हें मदद के लिए बीरबल की जरूरत थी? तभी गरीब आदमी कहने लगा कि मेरी घोड़ा गाड़ी बीच में ही फंस गई, बहुत मुश्किल से मैं उसे नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन जैसे बीरबल जी आते हुए नजर आए तो मैंने सहायता के लिए बीरबल जी को बुलाया और वह मेरे पास आए और मेरी घोड़ा गाड़ी को निकालने में मेरी मदद करने लगे, जिसकी वजह से शायद उन्हें यहाँ पर आने में देर हो गई। बीरबल जी ने मुझसे यह कहा था कि अगर इस बारे में कोई भी बात उठे तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, इसलिए मैं साथ आया हूँ। सभी दरबारियों को जब यह पता चला तो वह चुप हो गए और फिर उसके बाद किसी ने भी बीरबल जी से कुछ नहीं पूछा और सभी लोग वहां पर बैठ गए। तभी अकबर कहते हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। अकबर कहते हैं कि पास ही के एक जंगल में एक कबीला का सरदार रहता है। उसकी मांग यह है कि जो नदी का पानी है उसके यहाँ से होकर जाता है वह भी उसका प्रयोग कर सके, और इसके लिए वह हमारे पास आया था। मगर इसमें समस्या यह आ रही है कि उसे पानी की मात्रा बहुत अधिक चाहिए, जबकि हमारे नगर में पानी को लेकर पहले ही समस्या है, क्योंकि बहुत खेती बर्बाद होने की वजह पानी का ही कारण बना है। हम उसे अधिक पानी नहीं दे सकते क्योंकि हमें भी खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, और इस बारे में वह मान नहीं रहा है। इसी वजह से उसने नगर के काफी आदमी पकड़ लिए हैं और कह रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यह बात हमें बहुत परेशान कर रही है, इसलिए सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और एक सही निर्णय लेने में हमारी मदद कर सके, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, जिसके लिए तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। बीरबल जी कहते हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं, जिसकी वजह से शायद वह समझ पाए और हमारे साथ होकर आगे चलें। अकबर कहते हैं कि तुम कुछ सैनिकों के साथ उनके पास जाना होगा, अपनी समस्याएं सामने रखनी होगी। अगर वह हमारी बात मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। बीरबल कबीले के सरदार के पास जाते हैं और अपनी समस्याएं सामने रखते हैं, लेकिन कबीले के सरदार मना कर देता है, जिसकी वजह से बीरबल जी कहते हैं कि अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आपके कबीले को नष्ट भी किया जा सकता है, और यह आदेश अकबर जी का है। कुछ देर बाद सोचने पर कबीले के सरदार ने कहा कि ठीक है, हमें जितनी जरूरत है आप हमें उसे कम पानी दे सकते हैं, और उसे बीरबल जी कहते हैं कि जिन्हें तुमने पकड़ा है उन्हें छोड़ दिया जाए और आपकी जो भी थोड़ी बहुत समस्या है उसे कम करने के लिए अकबर खुद ही इस पर अमल करेंगे। आखिरकार बीरबल के समझाने पर सरदार मान गया और बीरबल जी महल वापस आए और वापस आकर अकबर को यह बात बताई तो अकबर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बात को मान गया था। इस तरह एक समस्या बीरबल के द्वारा फिर से एक सुलझाई गई और अकबर भी बहुत खुश हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो आगे शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। राजा बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, वह अपनी मुश्किल को दूर करने के लिए बीरबल को बुलाते हैं। जब काफी देर बाद बीरबल जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं, आपके सामने कौन सी समस्या आकर खड़ी हो गई है जो आपने मुझे आधी रात को ही बुला लिया है? अकबर कहते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है, हमें जल्दी ही उस समस्या का निदान करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे राज्य पर हमला भी हो सकता है। बीरबल ने पूछा कि यह समस्या कब पैदा हुई? तब अकबर कहते हैं कि कल ही हमारे सैनिकों ने आकर बताया कि दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा हम पर हमला करने वाले हैं और वह यह नीति बना रहे हैं कि हमें बिना बताए हमला कर देंगे, इसलिए हम इस बात पर ध्यान रखना होगा कि वह हमारे राज्य पर हमला ना कर पाए। बीरबल जी कहते हैं
इसके लिए तो हमें उनसे बात करनी होगी। अगर वह हमारी बात मान जाते हैं तो युद्ध की कोई भी संभावना नहीं होगी। अकबर यह कहते हैं कि मैं यही बात तो नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं। अकबर कहते हैं कि अगर मुझे इस बात का पता चल जाए वह क्या चाहते हैं तो हम उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं इसके लिए आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं कल ही उनसे बात करने के लिए जाता हूँ जिससे इस समस्या का पता चल सके। कल सुबह होते ही बीरबल जी उनसे बात करने के लिए जाते हैं। बीरबल जी राजा के पास पहुँचते हैं तो वह अपनी समस्या रखते हैं। तभी राजा कहता है कि यह हमारी समस्या नहीं है, आपके समस्या है। आपकी तरफ से ही सबसे पहले पहल हुई थी जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। बीरबल जी कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए युद्ध किया जाए। तभी राजा कहते हैं कि आपके द्वारा ही युद्ध करने की सबसे पहले पहल हुई थी। तभी हमने युद्ध के बारे में यह घोषणा की थी कि हम जल्दी ही युद्ध करेंगे, क्योंकि जब तक किसी की तरफ से भी कोई पहल नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों ने बताया है कि आप हम पर हमला करना चाहते हैं, इसी वजह से हमें भी तैयार होना पड़ेगा। मगर बीरबल जी कहते हैं कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम तो कहीं पर भी हमला नहीं करने वाले हैं। यह खबर आपको गलत मिली है। जब राजा ने बात सुनी तो वह कहने लगे कि हमें तो यकीन है कि आप हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बारे में आपने ऐसा क्यों कहा है कि हम इस बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों के द्वारा कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। हमें आपकी बात पर कोई भी यकीन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप हमें वह सबूत दिखाइए कि आप हम पर हमला नहीं करना चाहते हैं। तभी कुछ समय बाद ही अकबर राजा भी वहां पर चले गए और बीरबल जी के साथ बैठकर बात करने लगे। तभी राजा के सामने यह बात आई कि अकबर युद्ध नहीं करना चाहते हैं और हम युद्ध क्यों करना चाह रहे हैं। राजा ने कहा था कि हमारे सैनिक द्वारा यह बात कही गई थी कि आप हम पर हमला करने वाले हैं। तभी उसको बुलाया जाता है। जब सैनिक आता है तो डर जाता है, उसे पता लग जाता है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी बात गलत साबित हो गई है। वह सैनिक वहां से भागना चाहता है लेकिन पकड़ा जाता है। उस सैनिक से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताता है कि मुझे यह कहा गया था कि अगर मैं यह काम कर दूं तो मुझे काफी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर झूठ बोल दिया और यह बात सामने आई। बीरबल जी कहते हैं कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई भी खबर आई है तो आप हमसे इस बारे में पूछ सकते थे, लेकिन आपने बिना सोचे समझे ही हमला करने की बात को आगे बढ़ा दिया, जबकि यह बात सही नहीं है। तो वह राजा समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह बिना सोचे समझे ही कार्य को करने लगा था। बीरबल जी के आने से युद्ध नहीं हो सका और दोनों राजा आपस में बात करके सही राह पर चल पड़े। इस तरह कहते हैं कि अगर आप बिना सोचे समझे कार्य करते हैं तो उसका भुगतान आपको खुद ही करना होता है।